Hello students, welcome to Gate Academy Plus. This is Ranjan. Again, we are with a new topic of our module number 2. अपने module number 2 के नए topic के साथ मैं आपके साथ हूँ. इस नए topic में हम लोग बात करने वाले हैं आज summary of module number 2. मुझे ये चीज़ feel हुई कि ये summary वाला topic करना बहुत ज़रूरी है because I was about to switch on to the numerical part after completing our components. लेकिन कंपोनेंट्स कंप्लीट करने के बाद मुझे ये चीज़ फील हुई कि जब तक कोई स्टूडेंट एक ओवरऑल समरी नहीं देख लेता है, वो भी इतने बड़े चैप्टर का जिसमें इतने अलग अलग वैरायटीज ऑफ फॉर्मूले वी आर हैविंग, तब तक आप न्यूमेरिकल्स पे प्रॉपरली डील नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ मॉड्यूल नंबर 2. तो इस मॉड्यूल नंबर 2 के डे 1 से लेके आज तक जितने भी फॉर्मूलेज हम लोगों ने पढ़े होंगे, जितने भी डेरिवेशंस के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हमको मिले, बिल्कुल शॉर्ट सा ये वीडियो होने वाला है जो उन्हीं सारे फॉर्मूलेज में डील करेगा, और सो दैट कि आपको उससे काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी, काफ़ी आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा. आप चाहें तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जहाँ पे मैं पूरे फॉर्मूलेज की लिस्ट कंप्लीट करूँगा, आप उसका एक स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एट वंस एट अ ग्लांस अगर आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ मॉड्यूल नंबर 2. तो समरी ऑफ मॉड्यूल नंबर 2 में सबसे पहले आपको मैं लेके जाऊँगा जनरेशन ऑफ सिंगल फेज एसी. एकदम पहला सिंगल फेज एसी का फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डील किया था. तो उस जनरेशन ऑफ सिंगल फेज एसी में से सीखने वाली क्या चीज थी? जो पहला फॉर्मूला हमको मिला वहां से, वो तब मिला जब ईएमएफ इक्वेशन हम लोगों ने किया. सो आफ्टर ईएमएफ इक्वेशन द थिंग दैट वी गॉट वाज E is equals to EM sin omega t, and similarly we wrote I is equals to IM sin omega t and V is equals to VM sin omega t. ये तीनों थे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी. एसी के किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पे ईएमएफ, करंट और वोल्टेज की वैल्यूज, जिसको कि हम लोगों ने पीक वैल्यूज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था और साइनोसॉइडल एंगल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था. ठीक है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी. तो अगर आप हमारे मॉड्यूल पे थोड़ा ध्यान देंगे तो मॉड्यूल्स को हम लोगों ने ब्रेक भी इसी अकॉर्डिंग किया हुआ है, और मॉड्यूल के अंदर जो पार्ट्स बनाए हुए हैं वो मॉड्यूल के पार्ट्स एकदम इसी अकॉर्डिंग बने हुए हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जनरेशन डील किया था. सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बात किया था कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को जब जनरेट करना सीख गए आप, तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो उसी में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन पार्ट डील किया था, जहां मैंने बताया था कि बेसिकली 3 तरीकों से आप एक्सप्रेस कर सकते हो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को, एंड दोज 3 मेथड्स वेयर द रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ ग्राफ that used to consist the waveform and phasors. दूसरा जो पार्ट था that was the representation in terms of magnitude, that used to constitute with the instantaneous form, the average form, RMS form, peak value form. ये 4 मेथड्स उसके अंदर देखा था हम लोगों ने. और थर्ड टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन देखा था हम लोगों ने, that was about the representation of AC इन मैथमेटिकल फॉर्म. तो मैथमेटिकली क्वांटिटीज को कितने फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वहां भी हम लोगों ने 3 फॉर्म देखा था. कौन कौन से 3 फॉर्म थे? रेक्टेंगुलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म. तो क्विकली एक बार इन सभी के बारे में देख लेते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन में जब हम ग्राफिकल फॉर्म में आए थे, तो ग्राफिकली हम किसी क्वांटिटी को 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते थे, वेव फॉर्म एंड फेजर. Then next, since this is not a formula but still it is an important part, ये चीज़ भी हमको जाननी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी क्विकली जैसे ही हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे आपको हर क्वेश्चन में फेजर डायग्राम बनाना होगा. ठीक है. तो ये चीज़ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन इसके बाद हम गए थे मैग्नीट्यूड फॉर्म. तो मैग्नीट्यूड में सबसे फर्स्ट तो था इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज. सो दीज आर ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ एसी. ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को इंस्टेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट इसके बाद हमने बात किया था पीक वैल्यू रिप्रेजेंटेशन. पीक वैल्यूज दैट इज EM, VM एंड IM, मैक्सिमम्स के फॉर्म में. तो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की जो पॉजिटिव पीक वैल्यूज हैं उनके फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा था. देन एट द फोर्थ पॉइंट, एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन. तो एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन में भी हम लोगों ने देखा था आई एवरेज, वी एवरेज, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो आई एवरेज को हम लोगों ने एक्सप्रेस करना सीखा था
सिमिलरली वी एवरेज को एक्सप्रेस करना सीखा था, ठीक है। एंड देन देयर वाज एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, जहां पे हम लोगों ने क्वांटिटीज को उनकी एवरेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, दैट इज आई ए वी इक्वल्स टू 2 im upon pi, and similarly VAV was equals to 2 Vm upon pi. तो somewhere इसकी वैल्यू 0.637 के अप्रॉक्स आती है, तो you can also write them as IAV equals to 0.637 Im and similarly VAV equals to 0.637 Vm, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एंड देन द नेक्स्ट वन वाज RMS वैल्यूज ऑफ AC। तो RMS में हम लोगों ने देखा था करंट को जैसे एक्सप्रेस करना है तो IRMS वाज इक्वल्स टू IM अपॉन √2 एंड सिमिलरली VRMS वाज गिवन एज VM अपॉन √2, ठीक है। देन नेक्स्ट, तो मॉड्यूल 2 का जो सेकंड पार्ट था वहां पे हम लोगों ने डील किया हुआ था इन क्वांटिटीज के बीच में, जहां पे हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देखा था। तो इंस्टेंटेनियस, पीक, एवरेज एंड आरएमएस, ये कौन से रिप्रेजेंटेशन के अंडर में आते हैं, दे आर द टाइप्स ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देन इसके बाद रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक अगला टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो मैथमेटिकली क्वांटिटीज को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर फॉर्म, जहां पे क्वांटिटीज को हम लोगों ने a प्लस माइनस जे बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा था, वेयर a यूज्ड टू स्टैंड फॉर द रियल पार्ट्स या कांस्टेंट पार्ट्स, b यूज्ड टू स्टैंड फॉर द फ्लक्चुएटिंग पार्ट्स, प्लस फॉर लीडिंग कंडीशन, माइनस फॉर लैगिंग कंडीशन, एंड j यूज्ड टू स्टैंड फॉर अ फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है। तो a का मतलब कांस्टेंट पार्ट, b इज द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, j का मतलब द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। अगर इसको मैथमेटिकली आप देखें तो दिस बिकम्स अ वैल्यू ऑफ √-1, पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर द लीडिंग कंडीशन और नेगेटिव साइन का मतलब हो गया लैगिंग कंडीशन, ठीक है। सिमिलरली ऑन द 7th पॉइंट, द सेकंड फॉर्म वाज आफ्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म इन मैथमेटिकल, द सेकंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म जहां पे हम लोगों ने देखा था क्वांटिटी को a cos थीटा या cos फाई प्लस माइनस जे बी साइन फाई के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो अगेन दो अलग अलग कंपोनेंट्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, एंड स्टिल j स्टैंड्स फॉर अ फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री, a एंड b स्टैंड्स सेम इन द सेम वे फॉर द कांस्टेंट एंड फ्लक्चुएटिंग पार्ट, एंड सिमिलरली द प्लस एंड माइनस साइंस फॉर लीडिंग एंड लैगिंग कंडीशंस। और 8th पॉइंट पे देखते हैं, हमारे मैथमेटिकल फॉर्म का आखिरी रिप्रेजेंटेशन था पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हम लोगों ने क्वांटिटी को, अगर एक क्वांटिटी ऐसी गिवन है तो उसको हमने मैग्नीट्यूड ऑफ v एट एन एंगल प्लस माइनस थीटा या प्लस माइनस फाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा था। दैट इज एनी क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन पोलर फॉर्म बाय एक्सप्रेसिंग देयर मैग्नीट्यूड्स एंड फेज डिफरेंस एंगल या फेज एंगल्स। तो लीडिंग और लैगिंग कंडीशन अगेन प्लस और माइनस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी के साथ हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्ट कंप्लीट हुआ था। फिर हम लोग गए थे हमारे थर्ड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोगों ने क्विकली डिस्कस किया था किस चीज़ के बारे में, क्विकली डिस्कस किया था आफ्टर रिप्रेजेंटेशन द एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट। तो एसी सर्किट का जो एनालिसिस किया था वहां से भी कुछ नए फॉर्मूले निकल के आए। क्विकली देखते हैं बोर्ड पे कौन कौन से फॉर्मूले निकल के आए। तो नंबर 9 पे देखते हैं, जो फॉर्मूला मिला वो तब मिला जब हम लोगों ने एसी सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव लोड पे टेस्ट किया। तो प्योरली रेजिस्टिव लोड पे जब टेस्ट किया तो ये पता चला, एक कंडीशन मिली कि देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इफ देयर इज अ प्योरली रेजिस्टिव लोड इन अ एसी, ठीक है। तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, फॉर रेजिस्टिव लोड द वैल्यू ऑफ फाई इज एट 0 डिग्री, यानी फेज डिफरेंस एंगल इज 0। और इसके बाद जब नेक्स्ट एनालिसिस पे गए, दैट इज पॉइंट नंबर 10, तो वहां पे हम पहुंचे फॉर इंडक्टिव लोड। सो फॉर इंडक्टिव लोड दो फॉर्मूले मिल गए हमको यहां पे भी। कौन कौन से दो फॉर्मूले? फर्स्ट थिंग, करंट लैग्स फ्रॉम सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री आइडियली, ठीक है। कि अगर इंडक्टिव लोड प्योरली लगा हुआ है किसी एसी सर्किट में तो करंट लैग करेगी फ्रॉम सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री। एंड सेकेंड थिंग, द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस
that is XL, we got it as omega L, and further we can give it as ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f इंटू एल. ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यू कैन गिव एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल और 2 पाई एफ एल. देन नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाते हैं. तो पॉइंट नंबर 11 पे हमको मिला फॉर कैपेसिटिव लोड, for capacitive load we got again two things. So first thing, पहला चीज क्या मिला कैपेसिटिव लोड के डेरिवेशंस पे, that was current leads from supply voltage ideally by 90 degrees. ठीक है, तो लीड और लैग कंडीशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको. जब आप कोई न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो अवेलेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वैसी लीड और लैग कंडीशन सर्किट में शो करनी होगी. तो वहां जाके स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लीड क्यों हुआ, ये लैग क्यों दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे. तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ से बिल्डअप करना पड़ेगा. इस चीज को क्लियर रखना होगा आपको कि फॉर कैपेसिटिव लोड करंट लीड्स फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज आइडियली बाय 90 डिग्रीज. एंड सेकेंड कंडीशन, the value of capacitive reactance Xc is given as 1 upon omega c, that can be further given as 2 pi fc, that is 1 upon 2 pi fc. ठीक है, तो 2 pi f का मतलब for omega and c for capacitance. ठीक है, so after 11th point the next one. अब जब हम लोगों ने इतना कुछ एनालिसिस कर लिया था तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग गए और नेक्स्ट वीडियो में हमने बात किया किस चीज के बारे में, इंपेडेंस ट्रायंगल के बारे में. तो इंपेडेंस ट्रायंगल से भी कुछ फॉर्मूले निकल के आए. तो आज के जो समरी देख रहे हैं हम, इसमें इंपेडेंस ट्रायंगल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो इस वीडियो में हमें जो भी फॉर्मूलेज मिले उन सबको हम समराइज कर रहे हैं. सिमिलर वे में इंपेडेंस ट्रायंगल से भी हमको ये वैल्यूज मिली, वेयर वी गॉट इंपेडेंस z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और यहाँ पे फिर हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप अगर देखेंगे तो दो कंडीशन एक और मिली हमको. कौन कौन सी दो कंडीशंस? द फर्स्ट कंडीशन वेयर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी. सो ऐसी कंडीशंस में हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इफ XL is greater than XC, then we can write it as Z equals to under root R square plus XL minus XC whole square. और इसी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दें अगर, so for the other condition we can write Z equals to under root R square plus XC minus XL whole square, जहां की कंडीशन है XC greater than XL. So this is the next condition, जहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ग्रेटर हो गया फ्रॉम इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, सो दीज आर द थ्री बेसिक फॉर्मूले दैट वी गॉट फ्रॉम द इंपेडेंस ट्रायंगल. और उसी के साथ कुछ और फॉर्मूले मिले दैट वी कैन राइट इट एज cos phi इक्वल्स टू r अपॉन z, और 14th नंबर पे लिखते हैं sin phi इक्वल्स टू x अपॉन z. ठीक है, तो इंपेडेंस ट्रायंगल से ये दो फॉर्मूले भी मिले हमको, इसको भी समराइज कर लिए. देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे गए थे हम लोग पावर ट्रायंगल पे. तो पावर ट्रायंगल से भी हमको फिर तीन फॉर्मूले मिले. तो फर्स्ट पावर वाज एक्टिव पावर, जिसको डिनोट किया P इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई के फॉर्म में, और इसकी यूनिट थी वॉट्स. ठीक, देन इसके बाद 16th पॉइंट reactive power which was given as Q equals to VRMS IRMS sin phi, and its unit was volt ampere reactive, that is VAR. ठीक है, and then on the 17th point apparent power which was given as S equals to VRMS IRMS, और इसकी यूनिट थी वोल्ट एम्पियर्स, दैट इज VA. तो अपने प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग जो रेफरेंस हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो वहां से हमको इतने फॉर्मूले और मिल गए. तीन टाइप की पावर जो पावर ट्रायंगल में पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर को एक्सप्रेस कर दिया. एंड लास्ट, that is the 18th form was for power factor cos phi. तो cos phi का एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है cos phi equals to r upon z. दूसरा जो फॉर्मूला होता है that is cosine of phi, और थर्ड फॉर्मूला that is missing
is P upon S, that is the active power upon apparent power. तो आप देख सकते हैं अभी बोर्ड पे जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इन फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और पूरे एसी में आपको इन सभी फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली है. एक एसी के न्यूमेरिकल्स को जब आप डील करने जाएंगे, चाहे सीरीज के हों, पैरेलल के हों या सीरीज पैरेलल के हों, कंबाइंड फॉर्म में आपको इन सभी फॉर्मूले और सभी कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है. तो आप इन सभी फॉर्मूलों को चाहे तो नोट कर लीजिए एक बार, और या तो आप इन सभी फॉर्मूले का एक स्नैपशॉट ले लीजिए. After completing this, so this was a very short video upon the summary of this module number 2. और इस शॉर्ट वीडियो के साथ हम अपने मॉड्यूल 2 के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे उसमें डील किया मैंने यहाँ पे. और इसी के बाद इमीडिएटली बाद अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया और इसको कंप्लीट कर लिया, आपने इसके कंसेप्ट सीख गए अच्छे से, तो क्विकली हम जाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे. और नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन सिंगल फेज एसी. तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक सेक्शन या गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एसी में किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं और इन्हीं अवेलेबल फॉर्मूलेस का यूज़ करके आप कैसे उसको डील कर सकते हैं, उस पर मैं लेके जाऊंगा आपको. और अलग अलग वीडियोस पे हम बात करेंगे जहां पे हम सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल एसी सर्किट्स के बारे में डील करेंगे इन आवर अपकमिंग वीडियोस. ठीक है, तो तब तक के लिए इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, ये बहुत शॉर्ट सा मॉड्यूल का वीडियो था समरी का, तो मैं अब इसको यहीं पे कंप्लीट करता हूँ और बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फॉर आवर numerical section. So till then keep practicing and thank you very much.